नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा मसीह। नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति। जैसा कि लक्ष्मी ने बताया, देखिए अब कल का इंतजार हो रहा है। कल चुनावों के नतीजे आने वाले हैं लक्ष्मी, और पूरा देश जानना चाहता है कि क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्टिवनेस है, उस पर लोगों की नजर जा रही है। विपक्ष भी काफी एक्टिव हो गया है। विपक्ष एक्टिव है और विपक्ष के डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है और तमाम अपनी बातों को रखा है कि पहले बैलेट पेपर का नतीजा सामने आए और जो भी उनकी अपनी अपनी चीजें हैं 5 पॉइंट उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। और इतिहास में पहली बार ऐसा है कि रिजल्ट आने से पहले आप इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे। हालांकि बीजेपी के डेलीगेशन की ओर से भी मुलाकात की गई है इलेक्शन कमीशन से और अपनी अपनी बातों को रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बैठक की गई जिसमें साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि आने वाले 100 दिनों के एजेंडे पर चर्चा हुई होगी। तो एक्टिव दोनों ही तरफ से विपक्ष हो सोनिया या गांधी एक्टिव दिखाई दी हाँ हैं, और कहा बिल्कुल जा रहा है कि सोनिया गांधी बिल्कुल वैसे ही एक्टिव दिखाई दी है जैसे वो 2004 में थी। और उसके बाद सोनिया गांधी को काफी एक्टिव हमने उसके बाद के चुनावों में देखा था, हाँ 2009 के चुनावों में। लेकिन देखिए, ये जो एक्टिवनेस है, ये सोनिया गांधी की क्या कहती है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मुद्दा यही है कि सोनिया गांधी से पूछा गया एग्जिट पोल के बारे में। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं, ये फैंटेसी पोल है। राहुल गांधी ने कहा कि कल ये मोदी पोल है। अखिलेश यादव सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं तो इस पोल को मानता नहीं हूँ, ये बीजेपी का पोल है। और फिर ममता बनर्जी सामने आई, उन्होंने कहा मुझे इस पोल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके फेवर में नहीं है तो उनको भरोसा नहीं है। बीजेपी कह रही है कि आप 2014 का और अब 2019 का पोल उठा लीजिए, हाँ वो बिल्कुल सटीक बिल्कुल बैठा सटीक था। बैठता है। लेकिन आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया कि 295 बिल्कुल, हम इंडिया गठबंधन ये जीत राहुल रहा है। गांधी ने कहा राहुल कि गांधी ने आपको भी कहा सिद्धू मूसेवाला का वो वो गाना याद गाना होगा, याद होगा। 295, तो हाँ 295 सीटें आ रही है। तो 295 देखिए, सीटें दावे बहुत बड़े हैं। दावे बड़े हैं। लेकिन देखिए आप अगर एग्जिट पोल को विपक्ष नकार भी दे लेकिन कल तो नतीजे सामने आ जाएंगे। आपके आंकड़े क्या कुछ कहेंगे वो आपके सामने होंगे। लेकिन एग्जिट पोल एक गलत हो सकता है जो कि दो हो सकते हैं। सारी की सारी कंपनीज के जो भी एग्जिट पोल है वो सब कमोवेश उसी आंकड़े पर आकर रुकते हुए नजर आ रहे इधर हैं। उधर आप 50 सीटों का हाँ अंतर हेरफेर देखेंगे, और 20 ज्यादातर सीटों का आप आराम से तो कर हाँ लीजिए देखेंगे। लेकिन वही नजर आ रहा है। दूसरी ओर देखिए अगर हम इन तमाम चीजों को जो देखते हैं आंकड़ों को 2024 का जो एग्जिट पोल है उसको देखते हैं अनुमानित नतीजे आप कह सकते हैं नतीजे आने से पहले इसको सर्वे को बिल्कुल, है ये ना। अनुमान है, और क्या हाँ ये अनुमान एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील यस होंगे, ये तो देखिए कल ही पता चलेगा, जब सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। और वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, और तभी से ही आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा। जो पहला नतीजा लगभग 9 बजे तक आ कौन जाएगा, आगे है कौन कौन आगे पीछे है, है। कौन पीछे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, देश एक का चीज पर चुनाव जो है, कि देश के भविष्य का फैसला होना है। बिल्कुल एक चीज पर होती जरूर डिस्कस होना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर ये सर्वे के जो आंकड़े हैं वो वाकई रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो ये कहना गलत नहीं है कि सारी पार्टियां बेशक गठबंधन में आ गई हों लेकिन मोदी मैजिक का तोड़ शायद 2024 में भी विपक्ष नहीं निकाल पाया। बिल्कुल नहीं निकाल पाया है, और साथ ही साथ ये विपक्ष की स्ट्रैटेजी का फेलियर होगा बहुत सबसे बड़ा। बड़ी विफलता और होगी विपक्ष की। और जो कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किए, देखिए हाँ कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत न्याय यात्रा की, एक बदलाव लाने की कोशिश की। और जो ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की रही, और उसके बाद ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए। अभी आपने ये चुनाव देखा होगा, उन्होंने सीधे महंगाई को लेकर मुद्दा किया, बिल्कुल बनाया, बेरोजगारी को लेकर इशू उठाया। तो जो इश्यूज उठाए हैं, उस इश्यूज को जनता ने एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट किया नहीं है। किया। अभी भी वो चेहरा, जो 2014 का बड़ा लोकप्रिय चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस चेहरे को जनता ने हाथों हाथ लिया। अभी तक एग्जिट पोल के अनुमान यही बता रहे हैं। यही बता लेकिन ये एग्जिट पोल के अनुमान क्या वाकई में असल नतीजों में तब्दील होंगे, ये असल में कल पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल आपको क्या लगता है, विपक्ष जिस तरह से एक्टिव हुआ है, हमने इंडिया गठबंधन की एक बैठक देखी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, और स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये मिलकर स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना होगा नतीजों के बाद। तो ये विपक्ष इस तैयारी के साथ क्या संदेश देना चाह रहा है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए तैयारी विपक्ष की हो या फिर जो आंकड़े जिसको जिता रहे हैं उसकी पार्टियां दोनों ही करती हैं और इसी तरीके की तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तैयारी किस बात की हो रही है। क्या वाकई ऐसा लगता है कि आंकड़े आपके पक्ष में है तो सरकार को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर कैबिनेट के चेहरों को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इस पर मंथन कर रहे हैं कि अगर सर्वे के आंकड़े सटीक साबित होते हैं तो आखिर आपकी पॉइंट विफलता कहाँ
कहाँ रह गई? आपके कौन कौन से सहयोगी दल ऐसे रहे जिनका साथ आपको मंचों पे तो मिला, लेकिन उनके समर्थकों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनकी वोटरों का साथ आपको जमीन पर नहीं मिला? देखिए, तो इस पर भी बिल्कुल मुझे लगता है कि चर्चा विपक्ष की करने के लिए जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है अभी तो वो शायद ये चर्चा कर रहे हैं, जो कि जैसा कि चुनाव आयोग के पास भी वो गए, उन्होंने कहा कि देखिए जो प्रोटोकॉल रहा है हमेशा वोटों की गिनती का, उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गृह मंत्री अमित शाह पर। देखिए जो गृह मंत्री है वो 150 शहरों के डीएम डीएम के से कॉल बात पर, कर रहे हैं हाँ। और उन पर दबाव डालने की, हालांकि इसके डराने साक्ष्य धमकाने की मांगे कोशिश इलेक्शन कमीशन वो ने, दे नहीं पाए। गंभीरता से जयराम लिया है रमेश इसको। चूंकि ये खबर सामने आने के बाद ही इतना बड़ा आरोप जब एक पार्टी का महासचिव लगा रहा है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप सबूत दीजिए। 2 जून तक सबूत देने के लिए शाम को कहा, आप सबूत नहीं दे पाए। और अब जो चुनाव आयोग है, देखते हैं वो उस पर क्या कहता है। बीजेपी कह रही है कि जो लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं आप उन पर कार्रवाई कीजिए। अब देखना हाँ, होगा अगर चुनाव आयोग अगर क्या आप कोई करता है। प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, देखिए ईवीएम को लेकर भी इलेक्शन कमीशन की ओर से साफ कहा गया कि जो भी शिकायतें हैं सबको कंसीडर किया गया, आपको मौके दिए गए जब उसमें कुछ भी प्रूफ नहीं दिया गया। और मुझे लगता है कि देखिए ईवीएम को लेकर ज्योति एक बार फिर से चीजें सामने आने लगी हैं। प्रियंका गांधी का शायद वो बयान आप देखेंगे, इसमें वो लगातार कहती नजर आती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, ईवीएम ठीक रहा, गिनती ठीक रही, सब कुछ निष्पक्ष रहा, तो हम जीतेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं वो जो तस्वीर है वो समझ में आती है कि अगर हार होती है, मान लीजिए कि ये आंकड़े अगर तब्दील होते हैं रियलिटी में सर्वे के, और तो फिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर वो पूरा चुनाव का जो खाका था वो उनके चेहरे पर लड़ा गया। उन्होंने जिम्मेदारी ली, प्रचार की भी ली, योजनाओं की भी ली, विपक्ष के जो हमले थे वो भी उन्हीं के ऊपर हुए। तो जाहिर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अच्छा, पूर्ण अब बहुमत ये के साथ आगे चूंकि बढ़ती है थोड़ा तो सा जीत ह्यूमर का भी, सेहरा भी उन्हीं के सर पे मुझे लगता है जाएगा। थोड़ा सा ह्यूमर भी होना चाहिए। हाँ। तो मुझे, आपने प्रधानमंत्री की वो नारों का जिक्र किया, विपक्ष पे हमलों का जिक्र किया, तो मुझे वो खटाखट वाला याद आ गया। जिस खटाखट का जिक्र पीएम कर रहे थे और जिस खटाखट का जिक्र राहुल गांधी और अखिलेश यादव विपक्ष कर रहा था, अब किसका खटाखट देश की जनता को भाया है। खटाखट खटाखट जब आंकड़े सामने आने शुरू बिल्कुल, होंगे तो वो एकदम क्लियर कर देंगे कि कौन फटाफट जनता का आगे बढ़ रहा है, जनता का कौन खटाखट किसे किसे जिताता किसे है जाता है। और किसका खटाखट किसको भाता है, ये कल पता चलेगा। देखिए तो देखिए सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आई है वो तो है ही, लेकिन कल जो सबसे ज्यादा दिलचस्प निगाहें रहेंगी अगर आप सर्वे के आंकड़ों को अच्छा, आस आप पास रख के बताइए, चलेंगे। मैं आपको सॉरी रोक रही हूँ, हाँ। कौन सी सीटें ऐसी हैं जिस पर मैं आपकी उसी पर चर्चा करना चाह खास रही थी। नजर आपकी मैं है? उसी पर आ रही थी अच्छा, कि देखिए एग्जिट पोल ने सर्वे जो सामने आया उसमें बहुत ज्यादा कुछ दिलचस्पी अब रिजल्ट में छोड़ी नहीं है लोगों की, लेकिन जो दिलचस्पी रहेगी वो रहेगी उन सीटों पर जो इस बार सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वीवीआईपी सीटें हैं जो फंसी हुई दिख रही हैं। वीवीआईपी सीटें हैं, फंसी हुई दिख रही हैं, या फिर विपक्ष की ओर से भी जिन पर बड़े चेहरे उतारे गए। आपकी क्योंकि कौन सी वो सीटें हैं वीवीआईपी जो आप देखना देखिए चाहती हैं? यहाँ क्या तमाम होगा? सीटें हैं, देखिए वाराणसी तो दुनिया देखेगी क्योंकि जानती हूँ। देश ही नहीं देखेगा, हालांकि वहाँ मार्जिन को देखा जाएगा कि जो 6.25 लाख का मार्जिन था 2019 में, वो मार्जिन कितना बढ़ता है, जो कि अजय राय को 1.5 लाख वोट मिले थे और 2014 में उनको 75,000 के आसपास वोट मिले थे। तो वो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र की बात उसी कर की रही बात करी, वाराणसी की बात करी, क्योंकि अजय राय वहां से लगातार 2009 से चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार हार चुके हैं, तो आप हार के हैट्रिक कह सकते हैं उनके लिए कि वो लगातार 3 बार मार चुके हैं। लेकिन इस बार वहां का आंकड़ा क्या रहेगा? अमित शाह की उस पर भी निगाह रहेगी कि वो गांधीनगर। मार्जिन 10 लाख तक पहुंचाने का एक जो संकल्प लिया गया है कार्यकर्ताओं की ओर से, वो कितना आगे ये बढ़ता है। गांधीनगर गुजरात की दूसरा सीट है। देखिए रायबरेली अमेठी पर सबकी निगाहें तो रहेंगी रायबरेली क्योंकि से एग्जिट पोल राहुल एक गांधी सीट दे रहे हैं। चुनाव में, साथ बता दूं, हाँ। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी से किशोरी लाल चुनाव लड़ रहे हैं स्मृति ईरानी हाँ। के अगेंस्ट। पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से 55,000 वोटों से हराया था और इस बार कांटे की टक्कर कही जा रही है। कोई पोल ये कह रहा है कि स्मृति ईरानी जीत जाएगी और कोई कह रहा है कि कांटे की टक्कर है। लेकिन अब तो सवाल ये कि जो एग्जिट पोल हमारा दिखा रहा है ज्योति, वो दिखा रहा है यूपी में एक सीट कांग्रेस पार्टी को। अब वो ये एक कौन सी सीट होगी? क्या वो रायबरेली है? क्या वो रायबरेली है या फिर वो कोई दूसरी है? तो रायबरेली खिसक रही है क्या? हाँ, ये भी बिल्कुल रहेगा बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से हैं। अच्छा, कन्नौज में क्या होगा? अखिलेश यादव की सीट है, कहा हाँ। जा रहा है कन्नौज में भी मुकाबला बहुत कड़ा है। कन्नौज में मुकाबला करा है, हालांकि पिछला जो आंकड़ा रहा वो 13,000 के आसपास रहा सुब्रत पाठक और डिम्पल यादव के डिम्पल बीच यादव में, का, लेकिन हाँ। चूंकि इस बार वहाँ अखिलेश यादव मैदान में है तो तो जो एक समीकरण बदल सेंटिमेंट्स जाते हैं हैं लोगों के उनके प्रति और और जो उनका घर भावनाएं गृह हैं, क्षेत्र भी है। अच्छा, क्षेत्र है एक और उसका। बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, वो इंटरेस्टिंग सीट बहरामपुर की है, पश्चिम बंगाल की है। वहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं हाँ। और टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतारा है। हाँ। तो वहां पे भी कहा जा रहा है कि इस बार अधीर रंजन चौधरी की सीट फंस फंसी सकती हुई है। नजर आ रही है।
बिल्कुल ठीक और है। एक और सीट है जहां से शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं। शशि हाँ, थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। वहां से भी जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो काफी स्ट्रांग है। हाँ, इसके अलावा जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सीट हाजीपुर की सीट मुझे हाजीपुर। लगती है, लेकिन वहां पे भी वोटों का अंतर है। वहां पे तो खुद हाजीपुर में प्रधानमंत्री मुझे बहुत नरेंद्र ज़्यादा मोदी गए डिफरेंस नहीं लगता। और जहां पर सुप्रिया सुले और उनकी भाभी का मुकाबला है हाँ, अजीत पवार महाराष्ट्र की की, बात कर महाराष्ट्र रही की हूँ। मैं बात कर रही हाँ, हूँ। वो सीट बहुत वो सीट इंटरेस्टिंग भी सीट है। मुकाबला वहां है। पर क्या होता है, बारामती की ये सीट है। अब देखिए इंटरेस्टिंग सीटें बहुत सारी हैं। आपके राज्य की कौन सी इंटरेस्टिंग सीट है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये सीट ऐसी है जहां पर जो आपके लिए जब नतीजे आएंगे तो सबसे पहले आप उस पर नजर रखेंगे। तो प्लीज नीचे कमेंट करिए और आपके कमेंट पर हम भी जवाब देंगे और हम अपनी इंटरेस्टिंग सीट बताएंगे। अभी तो हमने मोटे तौर पर यहाँ पर जिक्र किया और मोटे तौर पर हमने बात की है। तो आप बताइए और बिल्कुल कोई सही कह ऐसी रहे हैं आप। सीट जिस पर आप देखिए यूपी देखना में 2 चाहते हैं। सीट है जो मैं 7वें फेज़ की बात कर रही हूँ। यहाँ पर 2 सीटें ऐसी थी जहाँ 2019 में 13,000 और 15,000 का मार्जिन रहा था चंदौली और बलिया। हालाँकि ये लग ऐसा नहीं रहा है कि यहाँ कुछ फँसेगा, लेकिन चूँकि महेंद्रनाथ पांडे लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार वहाँ पर जो है वो 13,000 का अगर मार्जिन या 15,000 के मार्जिन में सीटें रहती हैं तो कहीं न कहीं दिलचस्पी लोगों की बढ़ जाती है कि इस बार वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कड़ा और वो मुकाबला है। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट वाली सीट जहाँ से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार कन्हैया लड़ रहे हैं। कुमार देखिए वो सर्वे बता रहा है कि वहाँ कन्हैया कुमार का इस बार भी कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। सातों अनुमान की नहीं है। सातों सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात दिल्ली की बात कही आपने, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी यहाँ, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जो एक परसेप्शन था वो मुझे लगता है, क्योंकि आप जेल से आए, आपने चुनाव प्रचार प्रचार किया, किया। आपने कमान संभाली और आपने कहा कि जेल का जवाब वोट से, तो क्या दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट से नहीं दिया अगर सर्वे के आंकड़े सही साबित अभी होते सर्वे हैं? क्या, लेकिन देखिए यस, ये अनुमान है। अभी असल नतीजे आने बाकी हैं। बाकी असल नतीजे क्या कहेंगे, दिल्ली की जनता ने 21 दिन में अरविंद केजरीवाल को क्या दिया ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के इन 21 दिनों का हासिल क्या है ये पता और क्या चलेगा। स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी कहीं ना कहीं आपको डिफीट बिल्कुल, करके ये भी देखना ये होगा। भी देखना होगा। एक चंडीगढ़ की सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, संजय टंडन बीजेपी के हैं, मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी से हैं। वहां पर देखना क्या इस होगा। बार चरणजीत बठिंडा की सिंह सीट को चन्नी, लेकर भी कहा जा रहा है कि सिमरत कौर इस बार वहां पर जो है हरसिमरत कौर फंसती की हुई सीट, नजर आ रही है, बिल्कुल। और पटियाला की क्योंकि सीट पर भी 27 साल से वो एनडीए का हिस्सा बना था अकाली दल। इस बार बिल्कुल। अलग और इस चुनाव बार लड़ा बीजेपी और हाँ, अकाली दल। और देखिए इसके साथ ही जलंधर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। चरणजीत सिंह चन्नी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, कांग्रेस का गढ़ है। पंजाब के कांग्रेस का गढ़ भी है वो सीट। अब चरणजीत सिंह चन्नी वहां पे क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और कुरुक्षेत्र, नवीन जिंदल वर्सेस आम आदमी पार्टी का एक ही कैंडिडेट हरियाणा में खड़ा है, वो सीट भी काफी इंटरेस्टिंग करनाल होने भी मत वाली है। भूलिए, पूर्व करनाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मनोहर खट्टर लाल चुनावी खट्टर, मैदान हालांकि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती वहां पर नहीं है नहीं है, ऐसा लेकिन कहा जा पहली रहा बार है लोकसभा के चुनाव में वो चुनाव मैदान में। में है। और खैर जुनायद सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो कुरुक्षेत्र से सांसद थे, फिर अब नवीन जिंदल के हाथों में वो सीट। और खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट वो भी रहने वाली है। और इसके अलावा बहुत सारी सीटें देश में ऐसी हैं जिस पर विदिशा में शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। साफ गुना है में वो क्या निकल होगा, जाएंगे, वो कह गुना देंगे में मैं। क्या होगा, हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से लड़ रहे हैं। फिर राजगढ़ में क्या होगा, दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे कहाँ टिकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग सीटें हैं जिस पर नजर रहेगी क्योंकि अगर आपकी। आपने मध्य प्रदेश की बात की तो 29 में से 28 सीटें हमारा सर्वे जो है वो दिखा बीजेपी रहा को है, दिखा रहा है। अगर एक सीट बचती है तो उस पर हम कल यही चर्चा कर रहे थे कि क्या ये सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट होगी, बिल्कुल। क्योंकि वही छिंदवाड़ा सीट ऐसी है जो कमलनाथ का मोदी गढ़ है, लहर में कमलनाथ के बेटे चुनाव लड़ रहे कमलनाथ हैं। ने निकाली थी। हाँ, तो क्या इस बार भी सिर्फ एक वही सीट होगी जो कि कांग्रेस के खाते में जाएगी? क्योंकि हमने देखा इलेक्शन से पहले कमलनाथ के बीजेपी में आने के कितने संकेत सामने आए, तमाम खबरें बिल्कुल। सामने वो आई, और कमलनाथ के है ना? बहुत करीबी ऐसे थे जो चले गए, चले गए। जो चले गए। अच्छा एक और चीज है, एक चीज ये कि जो पुरी की सीट है जहाँ से संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग है पूरी क्योंकि उनका आखिरी का बयान उनके गले की फांस ना बन जाए। हालांकि उन्होंने उस पर डैमेज कंट्रोल किया कि मुंह से निकल गया, टंग स्लिप था, बट अब देखते हैं रिजल्ट उसमें क्या सामने आते हैं। अच्छा, तो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि उसमें कहा गया है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वोटिंग हाँ, की प्रक्रिया में। और साथ ही हम लोग अभी कभी चल भी रही है प्रेस लापता नहीं कॉन्फ्रेंस थे, है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है। और साथ ही साथ भारत के चुनाव ऐतिहासिक रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने 64 करोड़ से लोक ज्यादा लोगों ने इस बार लोकतंत्र वोट की किया है प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। तो हमने मतदान के दौरान एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बड़ी बातें की हैं। सनातन विरोधी विपक्ष, खैर ये इस तरह के बयान लगातार विजय सिन्हा भी दे रहे हैं और तमाम तरह के इस समय इलेक्शन भ्रष्ट। कमीशन ने कहा है कि हम कभी लापता नहीं थे। जो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगातार लगाते हाँ, रहे
उनको लेकर भी उसने अपना एक बहुत सधा हुआ इलेक्शन कमीशन की ओर हमने से मतदान बयान के दिया दौरान जाता है। विश्व रिकॉर्ड बनाया, 64 करोड़ लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, एक नया ये रिकॉर्ड पहली है बार है जो कि कि हाँ, ऐतिहासिक है कि इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव के बाद और रिजल्ट आने से पहले ये प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कॉन्फ्रेंस की देख रहे गई है। हैं। और बिल्कुल ये पहली बार हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा जाएगा, इस पर सभी की नजर थी। तो चुनाव आयोग की तरफ से मोटा मोटी ये बताने की कोशिश की गई है कि ये हमने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 64 करोड़ लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई है, अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बिल्कुल, और देखिए लगातार तापमान बढ़ रहा था, बावजूद इसके लोगों का उत्साह नजर आया। हालांकि पहले दूसरे फेज में थोड़ी वोटिंग कम नजर जरूर आई, लेकिन जैसे जैसे फेज आगे बढ़ते गए और खासकर आखिरी फेज की हम बात करें तो लोगों ने पूरे उत्साह के साथ वोट किया है। लेकिन देखिए कल एक और नतीजा ये एक और चीज रही है, जब चुनाव आयोग की तरफ से मतदान का परसेंटेज जो था वो बाद में करेक्ट किया गया, करेक्ट उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। विपक्ष ने कहा कि ये ऐसा क्यों किया, 6% क्यों बढ़ गया। ये पहले फेज के बाद भी हमने देखा, दूसरे फेज के बाद भी करेक्शन देखा और तीसरे फेज के बाद भी देखा। उस पर सवाल जरूर खड़े हुए और देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या उस पर कुछ कहेगा नहीं कहेगा। तो मोटे तौर पर अब कल का इंतजार सब कर रहे हैं, जब वोटों की गिनती होगी और वोटों की गिनती में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बाजी मारेगा और क्या ये जो वोट हैं और क्या जो कल नतीजा आएगा, वाकई में ये नतीजा बिल्कुल वैसा होगा जैसा एग्जिट पोल का अनुमान है या फिर कोई सरप्राइज मिलेगा, ये कल पता चलेगा लक्ष्मी। बिल्कुल, तो देखिए ये कल पता चलेगा, लेकिन इलेक्शन के नतीजे आने से पहले एक बहुत जरूरी खबर हमारे दर्शकों के लिए, पूरी जी। जनता के लिए। आज महंगाई की मार लोगों के साथ डबल अटैक करके सामने आई है। जैसे ही सुबह का सूरज हुआ, लोगों की जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि दूध की कीमत, अमूल दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गई है। हालांकि कई ग्राहकों के लिए बड़ा शॉकिंग रहा, क्योंकि वो डेली की तरह दूध लेने पहुंचे जब डेयरियों पर, तो पता ही नहीं था उनको कि 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बढ़ गया है। झटका वहीं मिला है। आज बड़ा झटका उनको लगा है, और सिर्फ अमूल डेयरी का दूध के प्राइस ही नहीं बढ़े, एनएचआई की ओर से टोल टैक्स में भी 5% की बढ़ोतरी की गई है। लोकसभा के 7 चरण के चुनाव के बाद और नतीजे आने से पहले ये महंगाई का डबल अटैक आज की सुबह सूरज की किरण लोगों के लिए लेकर आई। वाकई लोगों की जेब पर इसका बड़ा बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं अगर जाना आना कर रहे हैं तो उसका भी खामियाजा 5% ज्यादा आपको टोल टैक्स देना होगा। घर में रसोई में आप दूध ला रहे हैं तो उस पर भी 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अमूल डेयरी के दूध पर दाम बढ़ गए। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूध का कंजम्पशन आजकल काफ़ी ज़्यादा है। आप बिल्कुल, शेक्स बनाते हैं, आप दूध पीते हैं, ठंडा दूध पीते हैं, तो भाई अब सुबह-सुबह लोग, जैसे कि लक्ष्मी ने बताया कि गए जब मिल्क बूथ पे दूध लेने के लिए तो उनको झटका लगा कि अब 2 रुपए और ज़्यादा देने होंगे। और एक और बात है, पोल के बाद टोल और दूध जो बढ़ा है उसका सीधा असर हम सबके घरों पर, सबकी जेबों पर पड़ा है। अब आगे और क्या होता है, कहाँ-कहाँ हमें इसका असर देखने को मिलता है, ये ये दे नजर आएगी। और आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2023 में अमूल की ओर से दाम बढ़ाए गए थे, लगभग 1 हालांकि साल पहले, 1 साल 1 सवा पहले, साल पहले। और उसके बाद एक बार फिर से तब 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रेट बढ़ाया गया था। अच्छा, इस बार ये जो 2 रुपए रेट बढ़ाया है, गया। 2 रुपए और 3 रुपए का रेट है, कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से कहीं नहीं दो नहीं, सब पर हाँ, दो जो और तीन बफेलो मिल्क मिल्क है, है, उस पे 3 रुपए भैंस है। के दूध पर जो है वो 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाया गया। बाकी सब पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, आधा लीटर अगर आप ले रहे हैं तो आपको 1 रुपए आधा लीटर के हिसाब से ज्यादा पे करना होगा। तो आज चलिए। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर रही। फिलहाल के लिए आपके साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए